आज चिंटू मिंटू बड़े भारी दबाव में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मोदी जी आज हमारी चिंटू मिंटू की बड़ी बड़ी बातें वाली क्लास में आए हैं। आज मोदी जी चिंटू और मिंटू को एवेल्युएट करेंगे और देखेंगे एक तरह से कि हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हमारे यूथ को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज है या नहीं है? क्या हमारे यूथ को हमारी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है या नहीं है? क्या हमारे यूथ की जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है? इन सभी चीज़ों का एवोल्यूशन आज मोदी जी करेंगे। तो मोदी जी का हमारे शो में स्वागत है। चिंटू मिंटू घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे। यूथ जो है देश का, वो देश के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है और यूथ देश को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आज पूरा अभिभूत हूं आप जैसे यूथ से, जो कि देश के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यूथ को अपनी असीम क्षमताओं को पहचानना है और देश को उन क्षमताओं से सही डायरेक्शन में ले जाना है। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। मोदी जी, हम आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। अपनी असीम क्षमताओं का हम पूरा उपयोग करेंगे। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए देश को आगे लेके हम जाएंगे। मोदी जी, हम आपके हमारे शो में आने से आज बड़ा खुश हैं, बड़े अभिभूत हैं और आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम पूरा अपना प्रयास करेंगे और देश को आगे लेके जाने में पूरा योगदान करेंगे। तो चिंटू मिंटू, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो चैप्टर के तीनों जो पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करेंगे। वो असेंबली कैसे बनी, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूट था और उन्होंने क्या क्या किया, थोड़ा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जानेंगे और इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे और फिर देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हुआ। बिल्कुल मास्टर जी, बिल्कुल हम देखेंगे इस चीज़ को और मैं पूरा आपको इंसाइट्स दूंगा इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या था वहाँ पे, क्या हुआ, कैसे इनेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में जाके, और कैसे एनफोर्समेंट में आया कॉन्स्टिट्यूशन। सारी चीज़ों को हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो बिल्कुल अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं चिंटू और मिंटू के सामने जो डाल रहा हूँ, जो पेश कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो कैसा था, किस तरीके का कंपोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले। तो जैसा कि आपको पता है, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसने प्रपोज जो किया था उसी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी वो नवंबर 1946 के अंदर बनती है। आपको ये स्पेसिफिकली याद रख रहा है, नवंबर 1946। और पहली बार जो असेंबली मिलती है वो मिलती है 9 दिसंबर 1946 को। एंड देन फिर 14 अगस्त 1947 को जो ये असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, वो असेंबली कुल मिला के अगेन मिलती है, दोबारा से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फीचर्स मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रोविंसेस से भी और स्टेट्स जो थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सभी से रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया था। और जो अलोकेशन किया गया था नंबर ऑफ सीट्स का, वो रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन के बिहाफ पे किया गया था। इस तरीके का जब अलोकेशन हुआ था तो प्रोविंसेस से 292 लोगों को इलेक्ट किया गया था, मतलब प्रोविंसेस को 292 सीट दी गई थी और प्रिंसली स्टेट्स या स्टेट्स जो थे, इंडियन स्टेट्स, उनको 93 सीट्स दी गई थी मिनिमम। इस तरह से ये पूरा जो था सीट्स का अलोकेशन हुआ था। यहाँ पे 10 लाख लोगों पे एक सीट का प्रोविजन था। सभी प्रोविंसेस को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया गया था, 3 कम्युनिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसमें मुस्लिम थे, सिख थे और फिर जनरल थे, मतलब जनरल पॉपुलेशन थी उसके अलावा। तो मुस्लिम, सिख और जनरल, इस तरह से रेस्पेक्टिवली, मतलब हर किसी प्रोविंस को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके अंदर इलेक्शन जो हुआ था, मतलब हर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने मेंबर्स इलेक्ट किए थे, जिन्होंने कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भेजा। और ये जो इलेक्शन था वो एक तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये प्रोविंसेस के अंदर हुआ था, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किया गया था। रेस्पेक्टिव मेथड जो था वो क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस तरह से प्रोविंसेस से जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लोग आए थे इलेक्ट होके, इस वाले प्रोसेस के थ्रू। और वहीं पे जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉमिनेशन होना था। तो वहाँ पे नॉमिनेशन की बात थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो उनके हेड्स हैं वो नॉमिनेशन करेंगे और वो लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड लोगों का प्रोविजन था। और जो इलेक्टेड लोग थे वो भी कहीं ना कहीं पे आए थे
जो प्रोविंसेस के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लोग थे उनसे, जो वो खुद लोग प्रोविंशियल असेंबली के अंदर थे वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्ट हुए थे पहले, और उन्होंने प्रोविंसेस से इलेक्ट करके फिर आगे भेजा। तो इस तरह से पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इसको आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया है। यदि मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं पे चिंटू आप बोलना चाह रहे हो कि 292 सीट्स तो प्रोविंसेस को दी गई और प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई। इस तरह से ओवरऑल सीट्स रही। 10 लाख के ऊपर एक सीट का प्रोविजन किया गया। जो प्रिंसली स्टेट से वहाँ पे हेड जो थे वो नॉमिनेट कर रहे थे, जो मेंबर आना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसको, और वहीं पे प्रोविंसेस के अंदर वो जो है इलेक्ट होकर आ रहा था वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से। ठीक है, तो इस तरह से पूरी असेंबली बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी, और इस तरह से यहाँ पे ये असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल हम समझ गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वर्किंग के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। आपने चिंटू ने बता दिए हैं फीचर्स को, अब इनकी वर्किंग कैसे हुई उसके रिगार्डिंग में बता दूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता ही दिया था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स एक साथ। इस टाइम पे मुस्लिम जो लीग है वो बायकॉट कर देती है इस मीटिंग को, और सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इंसिस्ट रहती है। ओके, यहाँ पे तो मुस्लिम लीग जो है बायकॉट कर देगी यहाँ पे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ओल्डेस्ट मेंबर है इस असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा असेंबली का, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और एस.सी. मुखर्जी को रेस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाएगा, और बी.एन. राव, सर बी.एन. राव को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे असेंबली में। अब फंक्शंस भी देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म किया, कितना टाइम लिया। तो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारी डिबेट होती हैं, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 11 सेशंस के होने पे, कंडक्ट होने पे 11 सेशंस कंडक्ट हुए थे, तब जाके कुल मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कितने टाइम में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और काफ़ी सारे कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी सारी कंट्री से काफ़ी सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली मिलती है। फाइनल सेशन होता है 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इस चीज़ को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। और 26 जनवरी को हम जो है गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते ही हैं, ये आपको पता ही है। जनरल इलेक्शन जो फर्स्ट हुए थे वो 1951-1952 में हुए थे, ये भी आपको पता है, तो ये ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी प्रीलिम्स में आ जाती है, तो ध्यान रखना है आपको। 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को अडॉप्ट किया। नेशनल जो फ्लैग था वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। काफ़ी बार ये फैक्चुअली ये चीज़ें आ जाती हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर, पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर एंड काइंड ऑफ, तो उसको आपको थोड़ा देख लेना है। ओके ओके, अब थोड़ा है ना इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में बता दूं, प्रियम्बल में जो डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 लिखी हुई है, और इस डेट के ऊपर लिखा है, इस डेट के लिए लिखा है कि इस दिन भारत के लोग और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अडॉप्ट करती है, इनेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। एक बात और हमको याद रखनी है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, ये याद रखना है आपको। और प्रियम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के बाद में इनेक्ट की गई है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बताइए। जैसा कि आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है और इनेक्ट कर दिया है, लेकिन यहीं से सारे प्रोविजंस लागू नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे जो प्रोविजंस लागू होते हैं वो थे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविजंस, इलेक्शंस के रिगार्डिंग प्रोविजंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस, ठीक है, और शॉर्ट टाइटल वगैरह, और ये काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो 26 नवंबर 1949 से लागू हो जाती हैं। बट काफ़ी प्रोविजंस हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू होते हैं, है ना, जो कि मेजर पोर्शन रखते हैं। जो मेजर प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 से ही लागू होते हैं, तो ये इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ओके ओके, समझ गए हम। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वेरियस पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि कौन से पॉइंट्स है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया जाता है? बिल्कुल हम बता सकते हैं, है ना। तो देखो, एक तो क्या बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। इस तरह से काफ़ी लोग ऐसे इस तरह से इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये जो बॉडी थी वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था और लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था, इंडिया के लोगों की फुल फ्रेंचाइजी के थ्रू तो चुना ही गया था। तो ऐसे बार काफ़ी बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जिन लोगों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया वो जो थी वो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पे सिनेरियो था, जो सीन था, उस कंडीशन में जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता था उसके बिहाफ पे इस बॉडी को बनाया गया था, और काफ़ी स्कॉलर लोग थे इसमें और काफ़ी अच्छे से इसने फंक्शन किया। तो
ऐसा होते हुए कि फुल फ्लैज वे में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, लेकिन जितना भी उस टाइम में पॉसिबल था उस हिसाब से काफ़ी एक अच्छी बॉडी थी। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी ज़्यादा लंबा इन्होंने प्रोसीजर अपनाया। ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसमें लॉयर्स थे और उन लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम लिया बनाने के अंदर। इस तरह से भी क्रिटिसाइज करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बॉडी जो थी वो सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये प्रपोजल जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनके अंदर इसको क्रिएट किया गया था, तो इस बिहाफ पे भी क्रिटिसाइज करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डोमिनेटेड बाई कांग्रेस थी। तो इस तरह से काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो बिल्कुल हम समझ गए हैं कि कौन से वो पॉइंट्स है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम रहा काफ़ी काबिल तारीफ रहा और उन्होंने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो अब तक भी सस्टेन कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। काफ़ी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, काफ़ी डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और काफ़ी लंबा एक प्रोसेस के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे डेलिब्रेशंस एंड डिबेट्स के थ्रू इसको बनाया गया। तो काफ़ी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना और आज भी वो इवॉल्व हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया और हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कंप्लीट होता है। इतना ही सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट था जो हमने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ डील करेंगे, उसको समझेंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना सही था ये वीडियो, कितनी नॉलेज आपको मिली। क्योंकि ये चैप्टर छोटा था तो काफ़ी जल्दी कवर हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम जो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनको जानेंगे। अभी हम मोदी जी से भी फीडबैक ले लेते हैं कि चिंटू और मिंटू की क्लास में उनको कैसा लगा, उनकी नॉलेज देख के उनको कैसा लगा। चिंटू और मिंटू की नॉलेज वाकई ही काबिल तारीफ है। जिस तरह से चिंटू और मिंटू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मेकिंग कैसे हुई उसके बारे में बताया, किस तरह से उसको अडॉप्ट इनैक्ट और इन्फोर्स किया गया उसके बारे में बताया, सब कुछ काफ़ी आसान भाषा में बताया, काफ़ी काबिल वो तारीफ है और काफ़ी प्रशंसनीय है। चिंटू और मिंटू का ये जो इनिशिएटिव है जिसमें काफ़ी आसान भाषा में वो पूरा सब कुछ समझा रहे हैं बच्चों को, काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा बच्चों को। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारा जो यूथ है इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ रहा है और इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है। ये काबिल तारीफ है। चिंटू और मिंटू काबिल तारीफ हैं। मैं पूरी तरह से चिंटू और मिंटू को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ में मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन सभी मेंबर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतना डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया। मोदी जी आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे शो में आके चिंटू और मिंटू के उत्साह को बढ़ाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आप ऐसे ही आगे भी हमें आके मार्गदर्शन देते रहें, गाइडेंस देते रहें, हम ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल, मैं समय समय पर आता रहूँगा। तो यदि आप भी चिंटू और मिंटू को धन्यवाद देना चाहते हैं उनके इस इनिशिएटिव के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चिंटू और मिंटू का ये इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।